नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक बिहार और मैं आपका स्वागत है आज 18 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ड्राइवर की भर्ती। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सब्सिडी कंपनी में ड्राइवर कम सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए भर्तियां निकाली गई। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनी एयर कार्गो लॉजिस्टिक एनालाइट सर्विस कंपनी में लिमिटेड के द्वारा निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जून 2021 की भर्ती नोटिफिकेशन कंपनी की वेबसाइट aiclas.ecom.org पर जाकर चेक किया जा सकता है। ड्राइवर कम सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए अभ्यर्थी 12वीं पास होने चाहिए, साथ ही उन्हें इंग्लिश, हिंदी और स्थानीय भाषा आनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन सिविल एविएशन सिक्योरिटी में कम से कम 2 साल का अनुभव जरूरी है। इस पद के लिए अधिकतम 40 वर्ष तक के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। NCERT में ग्राफिक डिजाइनर सहित कई पदों पर नौकरियां। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा ट्रेनिंग के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। साथ ही CIEF में ऑफिस असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन के साथ ही अकाउंट सहित कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके आवेदन 23 जून तक किए जा सकते हैं। CIEF ने आवेदन के लिए गूगल फॉर्म पर एक लिंक जारी किया, उस पर जाकर जानकारी सबमिट करनी है। नोटिफिकेशन के अनुसार ये भर्तियां विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए की जा रही है। इसके लिए कई तरह की नीति शिक्षा 2020 को लागू करने वाले नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क्स के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थी को CIEF की दिल्ली स्थित मुख्यालय में कार्य करना होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार यह भर्ती 31 मार्च 2022 तक के लिए हो रही। हालांकि तब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता है, तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। UPSC इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा शेड्यूल जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सर्विस 2021 परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया। UPSC के नोटिस के अनुसार इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2021 का आयोजन 18 जुलाई 2021 को 2 शिफ्ट में होगा। अभ्यर्थी UPSC की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। साथ ही नोटिस में कहा गया है कि UPSC इकाई के द्वारा 2021 का एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। संभावना है कि एडमिट कार्ड जून के तीसरे माह तक जारी कर दिया जाएगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी UPSC की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी जन्मतिथि एंटर करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि यदि परीक्षा शुरू होने के 2 हफ्ता पूर्व एडमिट कार्ड का या किसी अन्य प्रकार का कम्युनिकेशन प्राप्त हो तो अभ्यर्थी को तुरंत आयोग से संपर्क करना चाहिए। इसके लिए आयोग के साथ ही नंबर जारी कर दिया गया है। UPSC भारतीय वन सेवा का मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित। संघ लोक सेवा आयोग ने बुधवार 16 जून को भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए परिणाम घोषित कर दिए। UPSC IFC के द्वारा यहां पे की गई परीक्षा 28 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार UPSC IFS के द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित है, वे अपना परिणाम UPSC के आधिकारिक वेबसाइट लिंक पर जाकर देख सकते हैं। क्लैरिफाई हुए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। इसमें आयु सेक्शनिंग के साथ ही योग्यता समुदाय के साथ ही बेंचमार्क, विकलांग व्यक्ति और अन्य ओरिजिनल दस्तावेजों को वेरिफिकेशन करना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जल्द ही सूचना जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे ताज़ा अपडेट के लिए UPSC के आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। लंबे इंतजार के बाद दरोगा एग्जाम का रिजल्ट घोषित। बिहार में लंबे इंतजार के बाद BPSC ने दरोगा, रसन और परियाची के पदों पर रिजल्ट जारी कर दिया। जी हां, बोर्ड की वेबसाइट @bpsc.bih.nic.in पर जाकर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड ने बताया कि इस बार दरोगा पद पर 812 जनरल कैटेगरी, 330 SSC और 362 EBC कैटेगरी पर अभ्यर्थी का चयन हुआ है। BPSC ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि चयनित छात्रों को पत्र जल्द ही बोर्ड वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी अपना सेवा शुरू कर सकते हैं। BPSC की ओर से बिहार दरोगा का रिजल्ट जारी किया गया है। देश में 71 दिनों बाद एक्टिव केस सबसे कम। भारत में कोरोना महामारी की स्थिति में बहुत तेज सुधार आ गया। जी हां, दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी है। रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा गुरुवार के सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में कोरोना के 17,208 नए मामले सामने आए। वहीं 1,03,570 मरीज इस संक्रमण के दौरान उभरे हैं। 2,330 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की अवधि में कोरोना के केस लोड में 48 के द्वारा मामलों में गिरावट दर्ज की गई। लगातार 35 दिन से दैनिक नए मामलों से ठीक होने वाली की संख्या बढ़ रही है। कम हो रहा है कोरोना, लेकिन रहे सावधान। जांच में 370 की रिपोर्ट पॉजिटिव। बिहार में कोरोना कमजोर पड़ा है, लेकिन अलर्ट रहेगा क्योंकि जरा सी लापरवाही मुश्किल बढ़ा सकती है। प्रदेश में कल 1,11,819 सैंपल की जांच में 370 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन बिहार के 38 जिलों में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां नए संक्रमितों की संख्या 50 पहुंची हो। एक्सपर्ट का कहना है कि सोशल डिस्टेंस एवं कोरोना की नई गाइडलाइन का पालन करने से ऐसा हुआ है। अगर लोग ऐसे ही जागरूक रहे तो कोरोना काबू में रहेगा। अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3,990 है, जबकि रिकवरी रेट 58.12% हो गई है। पटना में कुछ संक्रमितों की संख्या 1,45,837 हो गई। कोरोना को मात देने वालों की संख्या 1,43,137 हो गई है। छापेमारी की तैयारी, आरोपियों को रिमांड पर लेकर पटना आएगी यूपी पुलिस।
यूपी सरकार के एंटीजन किट को बिहार में बेचने का बड़ा खुलासा हो गया था। जी हां, पुलिस इस कांड में पकड़े गए 4 स्वास्थ्य कर्मियों को रिमांड पर लेकर पटना आने की तैयारी कर। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इस मामले की पड़ताल में जांच पड़ताल किए जा रहे। बिहार के अन्य जिले में एंटीजन के कनेक्शन की पड़ताल में जुटा है। मामला 2 प्रदेश का, इस कारण दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही। यूपी पुलिस को 1000 से अधिक किट पटना में बेचने का सबूत मिला है। साथ ही पटेल नगर में 1000 किट पार्सल से भेजे गए थे। इसमें हरिओम सिंह नाम के व्यक्ति ने इसे बदले आरोपियों को पैसा ट्रांसफर किया था। पुलिस अब हरिओम सिंह के सहारे उन लोगों को पहुंचने का प्रयास करे जिन्होंने यूपी से सरकारी एंटीजन चोरी कर उनसे बिहार में कोरोना की जांच की है। एम्स और सिटी के लिए पटना की सड़कों पर चलने लगी इलेक्ट्रिक बसें। बांकीपुर एम्स और बांकीपुर पटना साहिब रूट पर गुरुवार से इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी। जहां वर्तमान में शहर के भीतर केवल 2 रूट, बेली रोड और एयरपोर्ट रूट से इलेक्ट्रिक बसें चल रही थी, लेकिन अब इसे रूट की संख्या 4 हो जाएगी। गुरुवार को एक बस से दोनों रूट में बस सेवा की शुरुआत हुई, लेकिन जल्द इनकी संख्या 2-2 हो जाएगी। एम्स रूट पर बीएसआरटीसी के द्वारा बस सेवा शुरू हो जा रही है। वहां से इलाज के जाने वाले मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। पटना में लंबी दूरी से कारण सामान्य बस में उन्हें परेशानी महसूस होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक बस की ऐसी और इससे स्वाद ध्वनि के इंजन प्रदूषण रहती है और साथ ही यात्रियों को बहुत आराम मिलता है। पटना साहिब की इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने के साथ ही वहां जाने वाले सिख श्रद्धालुओं को इससे सुविधा होगी और टैक्सी की तुलना में इससे सबसे कम खर्च है। आरामदेह ढंग से हरिमंदिर साहिब तक दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। 60 दिन बाद शुरू होगा एनएमसीएच में ओपीडी। 60 दिन बाद कोविड डेलीगेट अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज में मरीजों का इलाज शुरू हो रहा है। जी हां, अस्पताल प्रबंधक के अनुसार 18 जून से पहले ही इंडोर यानी वार्ड में मरीजों को भर्ती किया जाएगा। कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने के बाद जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से इसकी मांग की है। मांग के 24 घंटे के बाद एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह ने डेडिकेटेड अस्पताल को सामान्य मरीजों के लिए चालू करने का आदेश जारी कर दिया। आज से ओपीडी में सभी विभाग के मरीजों का इलाज होगा। इसको लेकर 16 जून को सभी वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया। सैनिटाइजेशन के दौरान हर मरीजों को वार्ड में भर्ती करने की व्यवस्था की गई है। 18 जून से गंभीर बीमारी को लेकर यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद का कहना है कि ओपीडी चालू करने के बाद कोरोना के मरीजों को एमसीएच बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। ब्लैक फंगस के मरीजों को ईएनटी में रखा जाएगा। इंडोर मरीजों के लिए सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। तटबंधों पर बढ़ा दबाव। पश्चिमी चंपारण के निचले इलाकों में आई बाढ़। मधुबनी 3 दिनों से हो रही बारिश से पश्चिम चंपारण, मधुबनी समेत अन्य जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गंडक नदी में बुधवार को 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। तटबंध के अंदर के गांव में पानी घुस गया है। मधुबनी के जासरोड में बुधरी बलान नदी खतरे के निशान पर ऊपर आ गई है। जी हां, गंडक और डूटी गंडक समेत कई सभी सहायक नदियां उफान आ गई है। सिटका में हाल ही में निर्मित त्रिवेली कैनान का उत्तरी बांध 384 आदि के पास 5 फुट तक टूट गया था। नेपाल में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर बराज से गुरुवार की शाम 4 बजे से लेकर क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो गया, जिसमें से गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर चली गई। इसके कारण 6 प्रखंडों में 96 गांव बाढ़ के पानी से गिर गए हैं। बिहार झारखंड को जोड़ने वाला पंजुका में बनेगा 2 लेन पुल। सासाराम केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के द्वारा मंत्रालय के द्वारा बिहार एवं झारखंड को जोड़ने वाली सोन नदी पर पंजुका पुल बनने का रास्ता अब साफ हो गया। मंत्रालय द्वारा सभी जिलों में जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रोहतास के पंजुका से झारखंड की ओर आने वाले 2.15 किलोमीटर लंबी सड़क पुल के बनने जाने से बिहार तक झारखंड की दूरी काफी कम हो जाएगी। बिहार के रोहतास जिला में झारखंड के पलामू से ड्यूटेन पुल के द्वारा मात्र 2 किलोमीटर ही जोड़ में रख दी गई थी। सेंट्रल रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 204.24 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई थी। सोन नदी पर यह बनने वाली बिहार का यह 6ठा पुल रहा है, जिससे पहले हाईलेवल को लेकर 2 अरबल सहार में, 1 नारीगंज में और 1 एनएच पर 1 पुल और भी मौजूद है। खगड़िया वैशाली में 1000 लीटर से अधिक शराब जब्त। बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई के 2 अलग अलग जिलों में शराब तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पहली कामयाबी खगड़िया जिला में मिली तो वही दूसरी कामयाबी वैशाली में 1057 लीटर विदेशी शराब बरामद कर लिया। इसके साथ ही 5,750 रुपए कैश और 3 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में एसओजी 6 की टीम की तरफ से ट्रक शराब तस्करों के साथ एफआईआर दर्ज भी की गई है। बिहार में एथेनॉल से बनेगी चाय और खाना। बिहार में एथेनॉल गैस से बनेगा राज्य में चाय से लेकर खाना। ऐसा संभव करने में बिहार का उद्योग विभाग लगातार जुटा रहा है। जी हां, बिहार में लोगों को सस्ते दाम पर एथेनॉल मिले और एथेनॉल गैस चूल्हे पर खाना बनेगा। इस प्रयास को लेकर सफल बनाने के लिए बिहार का उद्योग विभाग लगातार प्रयास में जुटा है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज केदार हुसैन, जो बिहार के एथेनॉल हब बनाने के प्रयास में लगातार जुटे रहे थे, उन्हें एथेनॉल कुकिंग स्टोर का डेमो देखा गया। साथ ही उद्योग मंत्री हुसैन ने बताया कि दफ्तर में एथेनॉल कुकिंग स्टोव का एक डेमो देखा गया।
इज़ोलिप्स फ्रेम के नाम से एक स्टॉप एक्वाथॉन क्यूब से जलाकर मंत्री को दिखाया गया था। लगे हाथ चाय भी बना ली गई। इसे बनाने के लिए कंपनी के सीईओ अनूप ने बताया कि एक लीटर से लगभग 8 घंटे तक स्टोव जल सकता है। इस दौरान खाने की कोई भी सामान बनाया जा सकता है। इस दौरान जो भी लपटें निपटेगी वो ब्लू होगी। उनमें से सेहत के लिहाज खतरनाक नहीं है। शहनवाज हुसैन ने बताया कि देश में वो समय आएगा जब एथॉन से बसें भी चलेगी, कार भी चलेगी और खाना भी पकेगा। पनबिजली क्षेत्र में बिहार की लंबी छलांग, 10 परियोजनाओं से उत्पादन शुरू। राज्य में 13 से लेकर 10 पनबिजली परियोजनाओं में बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। इस समय से करीब 50,000 यूनिट का उत्पादन हो रहा है। अन्य 3 परियोजनाएं बिजली उत्पादन के लिए तय जल स्तर प्राप्त होने के बावजूद चालू होगी। बिहार के साथ जल विद्युत निगम में परियोजना से बनने वाली बिजली बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को बेच देता है। बिजली कंपनी उसकी आपूर्ति आम उपभोक्ताओं तय कर सकती है। अन्य स्रोतों से मिलने वाली बिजली में यह सस्ती बिजली होगी। पनबिजली के साथ ही गैस उत्पादित बिजली सभी 2.39 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेची जा रही थी। सूत्रों के अनुसार इस साल नदियों में पानी बढ़ने की वजह से नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी आने लगा है। इसका लाभ राज्य की पनबिजली परियोजना को भी हुआ है। नीतीश कुमार ने लड़कियों को एक और तोहफा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में न्यूनतम 1/3 सीटें छात्रों के लिए आरक्षित की गई। इससे पहले कि खेल और छात्र अधिक प्रेरित हो और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। खेल विश्वविद्यालय स्थापित के द्वारा होने वाले राज्य में खेलों को काफी बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। इस दौरान सीएम ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय के संबंध में प्रस्तावित विधेयक पर विस्तृत जानकारी दी गई। इसके लिए कुछ बिंदु पर अधिकतम गहनता से विचार विमर्श और स्थल भ्रमण कर इसे फिर से प्रस्तुत किया जाए। बक्से के बाद अब जमीन से निकल रहे बैंक लूट के रुपए। हाजीपुर में एचडीएफसी बैंक से हुई 1.19 करोड़ रुपए की लूट कार के द्वारा खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जी हां, पुलिस ने इस मामले में मुजफ्फरपुर से एक मां बेटा को हिरासत में लेते उनके पास से रुपए से भरा बक्सा बरामद कर लिया। जी हां, लूट की बाकी रकम अब जमीन से निकली गई है। यह जगह राज्य के सबसे बड़े बैंक लूटकांड के आरोपी की बहन से पुलिस को दिखाई गई है। लगातार दूसरे दिन एचडीएफसी बैंक से लूटे गए रुपए जमीन के अंदर से बरामद की गई है। गुरुवार को हाजीपुर पुलिस ने मुजफ्फरपुर की सकरा से यह बरामदगी की है। अगले वर्ष तक नालंदा शिफ्ट हो जाएगा एनओयू में। नालंदा को शिफ्ट किया जाएगा। विश्व धरोहर नालंदा महाविहार के भगवा विशेष के बंगाल के एनओयू का भवन बनाया जा रहा है। जी हाँ, वर्तमान में यह पटना के बिस्कोमान भवन में चलाया जा रहा था। एनओयू के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा नालंदा में 10 एकड़ भूमि भी थी। इसी पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा था। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने बताया कि विवि की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत रोजगार की शिक्षा की ओर जोर दिया जा रहा है। अगले सत्र कई कौशल विकास पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। बताते चले कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय के द्वारा एक्ट के तहत 1987 में विवि की स्थापना हुई थी। तब से ही नालंदा में खुलने की कवायद चल रही थी, लेकिन अब यह अपने नाम वाले जिले में नहीं पहुंच सका था। हालांकि यह उम्मीद जताई जा रही कि अगले साल यह नालंदा में शिफ्ट हो जाएगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड और डीएल 8 प्रमाण पत्र को मिली मंजूरी। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अब लोगों को नई सुविधा दी गई है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग ने केवल आधार कार्ड के आधार पर टीका लेने की बाध्यता दूर कर फोटो युक्त अन्य 8 प्रमाण पत्रों को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही आधार कार्ड नहीं रहने वाले लाभुकों को टीका लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने और अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने के लिए सरकार ने पूर्व के आदेश पे यह संशोधन किया। दूसरी ओर अब दिशा निर्देश के आधार पर विदेश जाने वाले लोगों को 28 दिन के लिए कोविशील्ड के द्वारा दूसरी डोज भी दी जा सकेगी, जब कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए फिलहाल 12 से 16 हफ्ता के बीच निर्देश दिया जा रहा है। अब नए संशोधन के मुताबिक 18 से अधिक उम्र के सभी टीकाकरण लोगों को एक्सप्रेस के माध्यम से टीका दिया जाएगा। अफसर व कर्मियों के लिए जिलों में बनेगा बहुमंजिला इमारत। पटना जिले में सरकारी कर्मचारी और अफसरों के लिए आवास की समस्या का समाधान करने के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने की योजना की कवायद फिर से शुरू हो गई। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर की वजह से बाधित हुए काम को आगे बढ़ाने की इरादे से लेकर नई शिरे से लेकर जिलों के भू संपदा प्रभाधिकारियों के द्वारा जमीन का ब्यौरा तलब किया गया है। सुसज्जित भवन बनाकर उसे अफसरों और कर्मियों के लिए आवंटित किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि जमीन का ब्यौरा मिलने के बाद ही विभाग के वास्तुविद से लेकर इमारत का नक्शा बनाने का काम प्रारंभ होगा। इसके साथ ही निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आपको बताते चले कि बहुमंजिला इमारत में शिफ्ट के लिए एक लिफ्ट के साथ अन्य तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी। लखीसराय दियारा को जोड़ने की ड्रीम प्रोजेक्ट पर कोरोना का साया। लखीसराय जिले के संपूर्ण दियारा को जोड़ने वाली ड्रीम प्रोजेक्ट पर कोरोना का साया बढ़ गया है। बढ़िया से खुदरा, पिपरा और सुरनिजक से लेकर होते हुए रामपुर के लखीसराय सूर्यगाड़ा NH 80 में यह सड़क मिलेगी। स्टेट हाईवे से समक्ष
21.10 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का टेंडर भी ले जा चुका है। संवेदक को चालू वर्ष के अप्रैल माह में कार्यादेश दिया जा चुका है, लेकिन कोरोना एवं लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पाई। सड़क निर्माण से पहले RWDC द्वारा RCD का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन बढ़िया CO के स्तर से कॉलेज घाट रोड से खुदरा जैतपुर तक की जमीन का हस्तांतरण का मामला अब तक लटका हुआ है। उक्त सड़क के निर्माण या इससे जुड़े अन्य तार के द्वारा 69,85,10,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति को चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास पासवान की विसारत के दौर जंग लगातार तेज होती जा रही है। जी हाँ, इधर जानकारी मिली कि पटना में हुई पारस गुट की बैठक में पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बताया जा रहा है कि 71 सदस्यों ने कार्य समिति की बैठक में उन्हें अपना अध्यक्ष चुन लिया। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। सूरज भवन के द्वारा आवास पर शुरू होने वाली बैठक में 10 प्रस्तावकों ने पारस के नाम पर प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के अनुसार इसके बाद इन्होंने नामांकन का पर्चा भरा और उनसे अध्यक्ष चुन लिया गया। हर माह 1 करोड़ का दिया जाएगा टीका, मंगल पांडे ने बताया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश में जांच में टीकाकरण जांच में लगातार तेजी लाई जा रही है। साथ ही टीका में और तेजी लाने के लिए प्रति माह 1 करोड़ टीका दिया जाएगा। 6 माह में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। इसकी शुरुआत 1 जुलाई से शुरू हो गई है। अब तक राज्य में करीब 1.25 करोड़ डोज सभी आयु वर्ग के लोगों को दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के मामले में तेज के साथ ही कई राज्यों को पछाड़ बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। बारिश का कहर, पटना सहित 11 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। बिहार के सभी जिलों में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के द्वारा अगले 3 दिनों में यानी 19 जून तक राज्य के 11 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को खुले स्थान, मैदान, आम और लीची के बागानों से नहीं रहने की अपील जारी की गई। यहाँ तक कि बिजली गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। रेड अलर्ट वाले जिलों में उत्तर पश्चिम बिहार और पश्चिम चंपारण, सिवान, सरन और द्वारा पूर्वी चंपारण, गोपालगंज के अलावा दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय शामिल है। यहाँ मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ अत्यधिक बारिश की आशंका है। ग्रीन फंगस आया सामने, जाने इसके लक्षण और बचाव के तरीके। इंदौर में और एक नई फंगल इन्फेक्शन का सामने मामला आया है। जी हाँ, जो देश का पहला मामला है। दरअसल कोविड रिकवरी के बाद बीमारियों के लिहाज से अब तक ब्लैक, व्हाइट और क्रीम फंगस के मामले सामने आए थे, लेकिन इंदौर में अब देश का पहला ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मरीज 90 दिन के इलाज के बाद ग्रीन फंगस का शिकार हो जाता है। एक्सपर्ट के अनुसार स्पॉलिस फंगस को आम भाषा में ग्रीन फंगस कहा जाता है। स्पॉलिस कई तरह के होते हैं। ये शरीर में काली, नीली, हरी, पीली, हरी और भूरे रंग की देखी जाती है, जो संक्रमण की फेफड़ों को प्रभावित कर देता है। एक्सपर्ट के मुताबिक जो लोग पहले से एलर्जिक होते हैं उन्हें ग्रीन फंगस से संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इसमें भी अगर संक्रमित मरीज को निमोनिया हो जाए तो फंगल बॉल बन जाए और बीमारियां जानलेवा हो सकती है। इसके अलावा फंगस संक्रमण का खतरा उन लोगों को भी ज़्यादा होता है जिनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ हो, जैसे किडनी, लीवर आदि। इसके अलावा कैंसर के मरीज के साथ ही जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनमें भी फंगस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है क्योंकि इसमें इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ग्रीन फंगस के लक्षण: तेज बुखार, कमजोरी या थकान, नाक से खून बहना, वजन घटना, ज़्यादा धूल या संकरित धूल पानी वाली जगहों से बचें। अगर आप इन क्षेत्रों से बच नहीं सकते तो बचाव के लिए N95 मास्क जरूर पहनें। ऐसे कामों से बचें जिसमें मिट्टी या धूल के पास रहना शामिल हो। अपने चेहरे और हाथों को दिन में कई बार साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं, खासकर अगर वे मिट्टी या धूल के संपर्क में आ जाए तो। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब में अच्छे लगे उनके नाम हैं अरुण सिंह, सोना लाल और मनीष शर्मा। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की, और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है। टीकाकरण में 8 प्रमाण पत्रों को वैधता देने से टीकाकरण में तेजी आएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।